तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जस्ट अपने पिछले जो लर्निंग आउटकम है उसमें हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रोथर्मिक इंस्ट्रूमेंट है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज किया जाता है, यानी कि करंट और वोल्टेज की मेजरमेंट है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे करता है फर्स्ट। सेकंड, वहां पे ये हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रोथर्मिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्शन देख सकते हो अपने हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का, जहां पे आप देखो आपका एक टेंशन एडजस्टमेंट है और आपका जो पॉइंटर है उसमें आपने एक वायर कनेक्ट किया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये जो वायर है इस टेंशन एडजस्टमेंट के साथ कुछ नट वोल्ट्स के साथ आपका क्या है, स्प्रिंग्स, और जो आपका पॉइंटर है उससे ये कनेक्टेड है। ठीक है, और यही वायर है जिसको आप सीरीज में कनेक्ट करोगे अगर ये ए मीटर की तरह काम कर रहा है, और यही वायर है जिसको आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे अगर ये वोल्ट मीटर है। अब अगर हम यहां पे समझे तो देखो ये जो टेंशन एडजस्टमेंट है और ये जो आपके नट वोल्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इनकी मदद से आप इनिशियली क्या करते हैं, अपने प्लैटिनम इरिडियम वायर को टाइटली आप इसको बांध देते हो। ठीक है, इतना टाइट कि अब इसमें कोई भी एक्सपेंशन पॉसिबल है नहीं। ठीक, फिर ये जो प्लैटिनम इरिडियम वायर है इसको आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं या पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ए मीटर हो या वोल्ट मीटर हो, तो उसी हिसाब से आप इसको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। जब ये सीरीज या पैरेलल किसी भी कनेक्शन में कनेक्ट होगा आपके सर्किट में, तो इस प्लैटिनम इरिडियम वायर से एक करंट पास होगा। ठीक है, और ये जो प्लैटिनम इरिडियम वायर है इसका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। अगर इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉस भी होगा, और अगर इसमें आई स्क्वायर आर लॉस है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ पावर आपका डिसिपेट करेगा, और जो पावर डिसिपेट करेगा वो आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जो पावर आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा उसे जो टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज होता है। और आपको भी पता है कि किसी भी मटेरियल को अगर आप हीट सप्लाई करते हो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो एक्सपैंड होता है। तो उसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक करंट आपके वायर से पास, हॉट वायर से पास होगा, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर होने के कारण आपका इलेक्ट्रिक पावर लॉस होगा जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और उस हीट एनर्जी के कारण आपका जो वायर होगा वो एक्सपैंड होगा। अब यहाँ पे जो टेंशन एडजस्टमेंट लगा हुआ है और जो यहाँ पे नट वोल्ट्स लगे हुए हैं उस एक्सपेंशन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि जितने पे आप उसको फिक्स कर दोगे वो उतने पे फिक्स रहेगा। बट जिस टाइम आप इसे फिक्स कर रहे थे तो आपके इसी कनेक्शन में आपने एक स्प्रिंग कनेक्ट किया था जिसको फुल्ली स्ट्रेच करके आपने रखा हुआ। अब क्या है, जैसे ये एक्सपैंड होगा क्या करेगा, जो स्प्रिंग होगा उसका रीस्टोरिंग फोर्स इस एक्सपेंशन को एब्जॉर्ब करना चाहेगा, है ना। अगर सपोज मान लो कोई स्प्रिंग है, अगर आपने उसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच तो हो जाता है, बट ऑलवेज वो एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स अप्लाई करता है जो कि अपने साइज में वापस जाने के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जब आपने टेंशन एडजस्टमेंट से प्लैटिनम इरिडियम वायर को कनेक्ट किया था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आपका जो स्प्रिंग था वो स्ट्रेच्ड था। जैसे आई स्क्वायर आर लॉस होने के कारण आपका जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ आपके वायर में, प्लैटिनम इरिडियम वायर में, वो एक्सपैंड हुआ। वो जब एक्सपैंड हुआ तो आपका जो स्प्रिंग था जो कि पहले से स्ट्रेच था वो क्या है, उस एक्सपेंशन को एब्जॉर्ब करना चाहेगा ताकि उसको अपने शेप एंड साइज आने में, जो ओरिजिनल उसका शेप एंड साइज है उसमें आने में मदद मिले। तो अगर देखें तो इस वायर को आपने इस जो पॉइंटर है उससे कनेक्ट करते हुए स्प्रिंग से कनेक्ट किया है। तो अब अगर मान लेते हैं आपके वायर में आई स्क्वायर आर लॉस हुआ, तो आई स्क्वायर आर लॉस होने के कारण जैसे इस पे एक्सपेंशन होगा तो स्प्रिंग उसे एब्जॉर्ब करना चाहेगा, और जब स्प्रिंग उसे एब्जॉर्ब करने के लिए वायर को अपनी तरफ खींचेगा तो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन स्केल पे होगा। अब जितना ज्यादा करंट आपके वायर से पास होगा उतना ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस होगा, जितना ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस होगा आपके प्लैटिनम इरिडियम वायर का एक्सपेंशन उतना ज्यादा होगा, तो उतना ही स्प्रिंग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। अगर वायर से करंट का वैल्यू कम पास होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड कम होने के कारण आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा, तो हीट एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, तो आपके जो वायर है उसका एक्सपेंशन कम होगा, और अगर उसका एक्सपेंशन कम होगा तो स्प्रिंग का एब्जॉर्प्शन कम होगा, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कम होगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है
कि जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना करंट आपके हॉट जो प्लेटिनम इरिडियम वायर से पास होगा उसका आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ रेडियस, ये आपका इलेक्ट्रिक पावर लॉस होगा जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपली कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा आपके हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का, अगर वो सपोज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम टीडी से डिनोट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दैट विल बी आई स्क्वायर, ठीक है। और यहां से भी हम बोल सकते हैं जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है, चूंकि जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाई होगा आपके पॉइंटर पे, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन उतना होगा। तो अगर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि थीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा। और एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका स्केल होगा, तो हम कह सकते हैं जो स्केल होगा इंस्ट्रूमेंट का दैट विल बी नॉन लीनियर, दैट विल बी नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, या दैट मीन्स कि आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है वो यहां से क्लियर। So students, we have achieved our second learning outcome, that is working principle of hot wire instrument, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.